हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन लांबा। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है विच इज़ न्यूट्रिएंट्स। इसका एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि इस टॉपिक के अंदर वो कुछ ऐसे ट्रेंड्स बताए हैं जो कि पहले एक्सप्लोर नहीं किए गए थे, और अगर किए गए थे तो इतना ब्रॉडली एक्सप्लोर नहीं हुए थे। सो इसके अंदर आपको 4 मेजर थीम्स दिख जाएंगी, जैसे कि एथनो हिस्ट्री, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, मार्केट डायनामिक्स एंड मोनेटाइजेशन। इन 4 ब्रॉड थीम्स के ऊपर बेस्ड थे न्यू ट्रेंड्स। तो जो मिडिवल इंडियन इकोनॉमी है उसको हमने रिसेंट पास्ट में काफ़ी सारे इनपुट्स सोशल एंथ्रोपोलॉजी से लेकर रीओरिएंट करना शुरू किया। हमने अपना इकोनॉमिक एक्सचेंज वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको ब्रॉडन किया, और उसके अंदर माइक्रो ट्रांजैक्शंस जो थे सोशल और कल्चरल नेचर के, उसको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था। एक मेजर इनपुट था एथनो हिस्ट्री, जो हमारा पहला थीम हो जाएगा। ये ऐसा अप्रोच था जो कि नॉर्थ अमेरिकन हिस्टोरियंस ने यूज़ किया था प्री कॉलोनियल इंडिया को स्टडी करने के लिए। इसका पर्पस ये था कि साउथ एशियन ट्रेडिशंस को वो डीकंस्ट्रक्ट कर पाएँ, ताकि वो हमारे जो पास्ट थे, हिस्टोरिकल एजेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पुराने लोग थे वो क्या वैल्यूज़ रखते थे, वो किस तरीके से जीते थे, उसकी रिकंस्ट्रक्शन वो कर पाएँ। एथनो हिस्ट्री के टूवर्ड्स जो एक शिफ्ट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इंडियन हिस्ट्री को अब एक स्टीरियोटिपिकल कैटेगरीज़ के अंदर या फिर एक स्पेसिफिक ढांचे के अंदर सेट करके नहीं देखा गया, जैसे कि कास्ट, जैसे विलेज कम्युनिटी या फिर जजमानी सिस्टम। इन कैटेगरीज़ के अंदर बंद जो प्रिजनर की फॉर्म में इंडियन हिस्ट्री को नहीं देखा गया, लेकिन अब की इंस्टीट्यूशंस थे रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक इंटरसेक्शंस के ऊपर बेस्ड, उस फॉर्म में इंडियन हिस्ट्री को समझा गया। अब इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिनके पास एक गवर्निंग पावर थी, जिनके पास एक स्टेटस था, कुछ एंटाइटलमेंट्स थी, कमर्शियल एक्सचेंज होता था उनके बीच में, सोशल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस थी। इंडिया की रिच या फिर रूरल इलाके में वो वेल्थ रखते थे, जैसे, और इन इंस्टीट्यूशंस का नाम हो सकता है लिटिल किंगडम, कोई वतन, कोई लीनिएज ग्रुप हो सकती है, टेम्पल हो सकता है, कोई सेक्ट हो सकता है, कोई रिलीजन हो सकता है, कोई गिफ्ट या ऑनर हो सकता है। तो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस थे, और इनके जो कॉन्टैक्ट थे आपस में, किस तरीके से वो गवर्निंग पावर रखते थे, कैसे रिलेशनशिप थी एक दूसरे के साथ, इस फॉर्म में समझा जाना शुरू किया गया। अब इन इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने का इम्पोर्टेंस ये था, जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि आपस में जो ये रिलेशनशिप रखते हैं ये इतना कॉम्प्लेक्स था, इतना डायनामिक था, और वो चीज़ एक ट्रेडिशन या फिर किसी क्लास स्ट्रक्चर के अंदर सेट बैठ नहीं सकती थी। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी रिलेशनशिप्स में। एक और एरिया है जहाँ पे एथनो हिस्ट्री की प्रेजेंस हमें दिखाई देती है, और जहाँ पे ये अब हमारा अटेंशन ड्रॉ करती है, वो था कम्युनिटी फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, और मटेरियल कॉन्टेक्स्ट के बीच में उनकी क्या क्या इम्पेरेटिव्स हैं। कम्युनिटी और उनके स्ट्रक्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और उनका मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या इम्पेरेटिव है, मतलब उनका रिलेशनशिप और उनका मटेरियल कल्चर के साथ क्या कनेक्शन है, किस तरीके से वो मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे के साथ लिंक्ड थे। इन अदर वर्ड्स, इस बात पर फोकस गया कि नॉन फॉर्मल कम्युनिटेरियन इंस्टीट्यूशंस जो थे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं बैठते, और कम्युनिटेरियन का मतलब है कि कम्युनिटी के जो इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि हमने यहाँ पर सेक्ट पढ़ा, गिफ्ट पढ़ा, ऑनर, किंगडम्स, वतन, टेम्पल, लीनिएज ग्रुप, ये सारे कुछ टाइप के इंस्टीट्यूशंस ही थे। तो इनका इकोनॉमिक लाइफ, लोगों की इकोनॉमिक लाइफ में एक रेगुलेटर के तौर पे क्या इंपॉर्टेंस थी। अब जो हिस्टोरियन साउथ इंडिया या वेस्टर्न इंडिया को स्टडी कर रहे थे, तो उनके लिए ये जो एथनो हिस्ट्री और जो कम्युनिटेरियन इंस्टीट्यूशंस एज रेगुलेटर्स का जो इनपुट मिला है, उसको यूज़ करके वो देख सकते थे कि किसी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और उसका इकोनॉमी में क्या रोल होता है, और कैसे वो इंस्टीट्यूशंस एक मैक्रो लेवल पे जब इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं तो कैसे वो डिज़ोल्व हो जाते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये जो कम्युनिटी ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस थे, ये अलाउ करते थे अपने मेंबर्स को कि कुछ स्कार्स रिसोर्सेज का एक्सेस उनको मिल पाए।
जैसे कि हम टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं कि टेम्पल विलेजेस थे। टेम्पल्स जो थे वो इकोनॉमी को जनरेट करते थे एक विलेज की, क्योंकि जो रिचुअल्स थे, रिचुअल्स के अंदर बहुत सारे लोग अपने ऑफरिंग्स देते थे। अब वो ऑफरिंग्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे और लोगों में भी। ऑफरिंग्स कुछ तो रिचुअल में लग जाते थे, लेकिन जो सरप्लस ऑफरिंग होएगा वो नीडी को भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था। फिर टेम्पल के साथ एक स्कूल भी होता था, जिसको एंशियंट टाइम पे पाठशाला या कुठाग्रशाला बोलते थे। कुठाग्रशाला यूनिवर्सिटी को बोलते थे और स्कूल को हम पाठशाला बोलते थे। तो ये जो टेम्पल एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनता है एक इकोनॉमी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसी की बात करिए कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या रोल रखते हैं किसी की इकोनॉमी में, किसी रीजन की इकोनॉमी में, राइट। दे शो हाउ द कम्युनिटी ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस अलाउड देयर मेंबर्स, ताकि वो स्कार्स रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएँ, ताकि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मैक्सिमाइज कर पाएँ। उन रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी ये कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस देखा करते थे। ऑन द अदर हैंड, अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें तो बंगाल, हैदराबाद, यहाँ पे भी लेट 17th-18th सेंचुरीज़ में देखा गया है कि एक ग्रेट हाउस होल्ड्स का राइज होता है। वो ग्रेट हाउस होल्ड्स क्या थे? वो कॉमर्स और पॉलिटिक्स के बीच में स्ट्रगल करते थे। ये जेंट्रीज लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी, वकीलों की सोसाइटी थी, या दुबाशेष बोल सकते हैं उनको हम वर्नाकुलर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 1757 के रिवोल्ट में देखते हैं कि कुछ मनी लेंडर्स थे और कुछ बिग बिजनेस हाउसेस थे। जैसे कि हम जगत सेठ के बारे में पढ़ते हैं, तो यही वो ग्रेट हाउस होल्ड्स थे जिन्होंने यूरोपियंस का 1757 में उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, और जो नवाब है वो लड़ाई हार जाता है, बैटल ऑफ प्लासी हार जाता है। तो ये ग्रेट हाउस होल्ड भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है। फिर बात करते हैं मीरसी पेजेंट की। मीरसी पेजेंट्स जो होते थे उन्होंने भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया कमर्शियल एग्रीकल्चर में, साउथ इंडिया में और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। कुछ ज़मींदार थे, वो कमर्शियल ज़मींदार थे जो कि अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करते रहते थे, प्रिविलेज्ड राइट्स रखते थे, रूलर के अंडर ही काम करते थे और कम्युनिटी के प्रेरोगेटिव पे काम करते थे। ओके, सो जो न्यू ट्रेंड्स हैं इस हिस्टोरियोग्राफी के, जिसमें हमने एथनो हिस्ट्री और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा, तो इनके ऊपर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये हमारे प्री कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी के नेचर की अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस को एक रीओरिएंटेशन दे पाए थे कि नहीं। सो इसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो दो ग्रुप्स थे, गरीब और अमीर। अमीर में रिच पेजेंट्स आ जाएंगे, प्रिविलेज्ड सोशल ग्रुप्स आ जाएंगे, अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी आ जाएगी। वो साथ साथ रहती थी पुअर, लैंडलेस और मिनियल्स के साथ। मिनियल्स मतलब कि जो बहुत छोटे काम करते हो उनको मिनियल बोल देते हैं। छोटा बड़ा तो कुछ भी नहीं होता है, बट स्टिल सोसाइटी में ऐसे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टिक टू इट एकेडमिकली। तो इनकी एक साथ रहने का मतलब ये है कि दो चीज़ें थी जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही थी, और वो इंडिपेंडेंट तरीका किस सेंस में है वो भी बताती हूँ। वो दो चीज़ें, इन्वेस्टेबल कैपिटल, जो कैपिटल हमारा बचता है हम उसको कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और उससे कुछ पैदावार होगा, हम उसमें से कमाई करेंगे और फिर जो कमाई में से प्रॉफिट होगा उसको दोबारा से इन्वेस्ट किया जाएगा। ये हो गया एक इन्वेस्टेबल कैपिटल का सर्किट। और दूसरा है इंटरवेंशन इन द लेबर प्रोसेस। लेबर प्रोसेस हमें पता ही है क्या होता है। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये इस बात से इंडिपेंडेंट थी कि इनको अब ट्रिब्यूट जो पे करना होता था इंपीरियल सेंटर को वो नहीं करना है। इंडिपेंडेंस का तो वही मतलब हो गया ना कि हमने अब ट्रांसफ़र ऑफ ट्रिब्यूट वाले प्रोसेस में पढ़ना ही नहीं है। तो प्रोडक्शन जो है अब वो मार्केट की शिफ्टिंग में, प्राइस के कंजंक्शंस में, इन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड प्रोडक्शन हुआ करती थी, या फिर इन दोनों के ऊपर बेस्ड प्रोडक्शन रिस्पॉन्ड करती थी कि मार्केट किस तरीके से शिफ्ट होती है, प्राइस अप जा रहा है कि कम हो रहा है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो कमोडिटीज़ हैं वो बहुत डाइवर्स थी। वेस्टर्न इंडिया में हमारा कॉटन उगता था, ईस्टर्न इंडिया में बंगाल बिहार में राइस उगता था, तो कमोडिटीज़ भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी। एक ऐसा सेक्शन रूरल वर्कफोर्स का
जो आर्टिजन था, और एक ऐसा भी सेक्शन था पैस्टोरलिज्म में इन्वॉल्व था, जंगल को एक्सप्लॉइट करने में इन्वॉल्व था। तो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमें मिलती हैं। बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी कैटल की प्री कॉलोनियल इंडिया में, और ये इस बात का टेस्टिफिकेशन है कि पैस्टोरलिज्म की एग्जिस्टेंस थी, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इस पैस्टोरलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट काम था, कैटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो ऊपर हमने जितने भी वर्कफोर्स के बारे में पढ़ा, इसका मतलब ये है कि एक विलेज के अंदर जो एक्सचेंज सेक्टर है वो एक ऑटोनोमस तरीके से चल रहा था, और कल्टीवेशन हाई क्वालिटी लैंड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड थी। ऐसी क्रॉप उगाई जाती थी, ऐसी टेक्निक यूज़ करी जाती थी जिससे सॉइल रिप्लेनिश हो पाए। हाई लेवल ऑफ एनिमल फर्टिलाइजेशन जो था वो इस बात का सबूत मिलता है। ठीक है, ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ कैटल है, इससे पता चलता है कि एनिमल फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। एनिमल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा है तो हमें ये भी पता चलता है कि हाई क्वालिटी लैंड के ऊपर क्रॉप उगाया जाता था, और सॉइल रिप्लेनिशिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व थी। एज अ रिज़ल्ट जो पर एकड़ यील्ड पैदा होती थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और 19th सेंचुरी में जो हम अचीव कर पाए उससे तो कहीं ज़्यादा थी। अब जब हमने यहाँ की वर्कफोर्स और इकोनॉमी की बात करी है तो हमारा नेचुरली लीडिंग इस बात पे हो जाती है कि मार्केट और मार्केटाइजेशन किस तरह का था। हाई एंड कंजम्पशन ऑफ ट्रिब्यूट जो था वो तो होना ही था। ये एक्सीडेंटल आउटकम था एक इन्वेस्टमेंट सर्किट का, या फिर इकोनॉमी की वाइब्रेंट होने का। अब यहाँ से हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मिडीवल या फिर अर्ली मॉडर्न इंडिया है उसके अंदर मार्केट को किस तरह देखा जाए। सो मार्केट्स को हम बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ देखेंगे। मार्केट्स तो ग्रो हुई, टाउन्स एंड सिटीज़ भी ग्रो हुई, बहुत सारे कंटिजेंट ऑफ सोल्जर्स थे, कोर्टियर्स थे, प्रीस्ट, मर्चेंट्स, आर्टिजन्स थे, बड़े बड़े शहर पैदा हुए जैसे आगरा और दिल्ली। बड़े शहरों में बड़ी इकोनॉमिक एनर्जीज़ होती थी। एक हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी वहाँ का एक यूनिक फीचर होता था। कमर्शियल इम्पल्स भी पैदा होता था। कई 100 किलोमीटर तक एक कमर्शियल, जैसे हम एक कोई टाउनशिप है, टाउनशिप में कोई इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो बहुत सारे लोग हैं जो आसपास रहना शुरू करेंगे, वहाँ पे और फैसिलिटीज़ आएंगी, और तरीके के काम पैदा होंगे। तो इसी को बोलते हैं एक कमर्शियल इम्पल्स। कई 100 किलोमीटर इनटू द कंट्री साइड तक, अंदर तक, गांव के अंदर तक एक कमर्शियल इम्पल्स पैदा करने वाले ऐसे शहर थे आगरा, दिल्ली। कुछ छोटे टाउन्स भी थे, और वो बहुत कमर्शियली एग्रीगेटिव रोल प्ले करते थे। प्राइमेट सिटी, जैसे अगर हम एम्पायर के प्राइमेट सिटी की बात करें, उससे ज़्यादा उनका होल्ड था, और इनको हम कंट्री साइड नहीं मानेंगे, ना ही हम बड़ा शहर मानेंगे। ये छोटे टाउन थे लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ऑन द होल एक प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया जो है नए अप्रोचेस का इकोनॉमिक हिस्ट्री पे, वो ये लोकेट करना है कि जो मार्केटाइजेशन है और जो प्रोडक्टिव और कमर्शियल फंक्शंस का जो पूरा सर्कुलेशन है, क्या वो लार्ज सिटीज़ के आसपास था, क्या उनकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ सेंटर्स तक थी, क्या वो स्कैटर्ड थे पूरे वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएट टाउनशिप्स में, कस्बों में, देहात में, गाँव में। तो ये देखना नई हिस्टोरियोग्राफी का काम था। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं ये इंटरकनेक्टेड वेब की तरह थे, पूरी कंट्री के ऊपर डॉटेड थे। ट्रेड रूट एक दूसरे को काट कर टाउन टू टाउन, ट्रेड सेंटर टू ट्रेड सेंटर जोड़ा करते थे आपस में। इसकी वजह से एक अर्बन इकोनॉमी पैदा होती है जिसको हम फसल इकोनॉमी भी बोलते हैं, जिसमें आपका गांव उसके साथ का कस्बा, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, और इसको हम मुफस्सल इकोनॉमी बोलते हैं। फिर सवाल आता है मोनेटाइजेशन का और कैश नेक्सस का। अब इस बात पे एक यूनिटी मिलती है आपको कि साउथ एशिया की जो इकोनॉमी है उसमें एक बहुत एक्सपोनेंशियल राइज आया वॉल्यूम में, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस में। इन ये जो मिडीवल सेंचुरीज़ हैं इस टाइम पे हमारा मनी का वॉल्यूम भी बढ़ा, और उनकी वेलोसिटी मतलब कि कितनी स्पीड पे, कितनी तेज़ी से वो आपस में एक्सचेंज हो रहा था मनी, वो भी बढ़ा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंक्रीज़ है इसको कोई एक्सप्लेन कैसे करे। स्टैंडर्ड आंसर जो है वो ये रहा है कि जो मोनेटाइजेशन था वो
टैक्स गैदरिंग एपरेटस का एक रिज़ल्ट था। और रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो कैश में होता था। अब अटेंशन जो है वो इस बात पे हम देंगे कि जो मिंट्स जो थी उनकी प्रोलिफरेशन थी कि नहीं। मिंट होता है जहाँ पे करेंसी छपती है, क्या वो सेंट्रलाइज थी कि नहीं। ऐसी डेवलपमेंट्स थी जो ऐसा इंडिकेट करती है कि मिडीवल स्टेट सिस्टम की को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की सर्कुलेशन थी। सर्कुलेशन तो थी मनी की, लेकिन मोनेटाइजेशन थी कि नहीं ये हमें नहीं पता। तो 10th से लेकर 12th सेंचुरी तक का जो पीरियड है वहाँ पे मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन देखी है हमने, इंडिया में भी और पर्शियन गल्फ में भी। इंडिया में ये जो पीरियड था 10th 12th सेंचुरी का, ये रेड्स और प्लंडर का पीरियड था। और इसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया का ट्रेजर था वो सारा इस्लामिक वर्ल्ड में जा रहा था। हमने घोरी और गजनी के प्लंडर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो वो यहाँ से पे लूटते थे और इस्लामिक वर्ल्ड में, अरब देशों में सारा पैसा लगाते थे। तो बहुत सारे रेड हुए 13th सेंचुरी में भी, वो कॉन्टिन्यूड रेड्स थी। इसकी वजह से सल्तनत की जो इकोनॉमी थी वहाँ उसके अंदर मनी का एक्सपेंशन तो हुआ, टाउन सेंटर्स भी ग्रो हुए। 13th सेंचुरी की जो एक्सपेंशन था ये 14th सेंचुरी तक एक सेटबैक बन गया था, जहाँ पे कॉइनेज की बहुत ज़्यादा डिबेसमेंट मिलती थी। फिफ्टींथ सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में हमने 15th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया ने एक सिवियर क्राइसिस फेस किया प्रेशियस मेटल्स का, स्पेशली सिल्वर। 16th से 18th सेंचुरी के बीच में एक स्टेबिलिटी आती है। 16th सेंचुरी जो थी वो अकबर का टाइम है, उस टाइम पे एक स्टेबिलिटी आती है मेटालिक करेंसी में। अगर हम 15th सेंचुरी की बात करते हैं तो 1526 और उससे पहले का जो टाइम था वो टमल्टस टाइम था। उस टाइम पर बाबर जो था उसने इंडिया में टेरिटरी एक्वायर करनी शुरू कर दी थी एंड इट वाज अ वोलेटाइल पीरियड, क्योंकि उस टाइम सल्तनत ख़त्म होकर मुग़ल एम्पायर शुरू होना था। तो ऐसा जो वोलेटाइल पीरियड होता है उसके अंदर इकोनॉमी हमेशा सफ़र करती ही करती है। तो क्रूशल फैक्ट जो है वो ये रहता है कि इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे प्रेशियस मेटल्स के, सिल्वर नहीं था। हाँ, इंडिया का एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन था वो 17th 18th सेंचुरी में जाकर दिखा। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था आइबेरियन पेनिनसुला के टुवर्ड्स था सबसे पहले, और फिर नॉर्दर्न यूरोप के टुवर्ड्स था। और ये एक प्रिंसिपल और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंप था, जिसकी वजह से जब एक्सपोर्ट हमने करना शुरू किया तो बहुत ह्यूज अमाउंट्स में हमारे पास प्रेशियस मेटल फ़्लो होना शुरू हुआ। इंडियन इकोनॉमी के पास प्रेशियस मेटल आना शुरू हुआ, क्योंकि जब हमारा एक्सपोर्ट होता था, हमारा मसलिन एक्सपोर्ट होता था, हमारा फैब्रिक एक्सपोर्ट होता था, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होते थे। इनफैक्ट जो इंडिया का कॉटन है वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी और उसकी वजह से इंडिया जो था वो एक सिंक बन गया था सिल्वर का एंड गोल्ड का। नाउ जो लेटर मिडीवल स्टेट था उसका जो एक इंट्रूसिव फिस्कैलिटी था या फिर सेंट्रलाइज्ड फिस्कैलिटी था। फिस्कल स्टेट जो है एक नेशन की, जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को फिस्कैलिटी मतलब कि कितना हम रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो कितना सेंट्रलाइजेशन या इंट्रूसिव फिस्कैलिटी थी मिडीवल इंडियन स्टेट की, वो इस बात पे डिपेंड करती थी कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन कितना ज़्यादा था। अदर वे राउंड नहीं था कि एक्सपेंशन तभी होएगा जब सेंट्रलाइज्ड फिस्कैलिटी होएगी, ऐसा नहीं था। बहुत सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे लेट 16th और 17th सेंचुरी में, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन भी था इंडियन इकोनॉमी का, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी थी क्राइसिस की। तो जो इवेंट्स थे, इंट्रूसिव सेंट्रलिज्म, जो मुग़ल स्टेट की जो सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी थी उसके बीच में, और एक लॉन्ग डिस्टेंस मैरीटाइम ट्रेड
जो कि मेडिटेरेनियन से ईस्ट अफ्रीका तक जाता था, चाइना जापान तक जाता था, उसके बीच में, इस 17th सेंचुरी के बीच में तो बहुत सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे, जैसे कि मुग़ल स्टेट का सेंट्रलिज्म, या फिर मेडिटेरेनियन से ईस्ट अफ्रीका तक, चाइना जापान तक जो लॉन्ग डिस्टेंस मैरीटाइम ट्रेड था वो एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करा 17th सेंचुरी में। डायनामिक इंडियन इकोनॉमी को और नॉर्थ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को इस मैरीटाइम ट्रेड ने बाइंड कर दिया था, एक नेक्सस सा बना दिया था। तो इस बाइंडिंग एजेंट की वजह से हमारा ट्रेड एक्सपैंड तो किया, लेकिन एक मिडीवल इंडियन इकोनॉमी का जो एक फैब्रिक था, एक स्ट्रॉन्ग फैब्रिक था, उसको वीक कर गया। 2 रीज़न थे इसके। जितने भी इंडिजिनस ट्रेडर थे हर एक एक्सपोर्टिंग रीजन में, उन्होंने ये एज्यूम किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके सर्वेंट से उन इंडिजिनस ट्रेडर्स की जो पोजीशन है वो छोटी है। ये इंडिजिनस ट्रेडर्स थे एक्सपोर्टिंग रीजन के, वो अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट से छोटा मान रहे थे, उनकी पोजीशन से सबऑर्डिनेट मान रहे थे। दूसरा, जो पुराना स्ट्रक्चर था एक फ्री ट्रेड फ्लो का, ओवरलैपिंग मार्केट सेंटर्स का, पोर्ट एंट्रीपोर्ट्स का जो इंडिया से मेडिटेरेनियन तक जाता था, तो ये जो पुराना स्ट्रक्चर है इसके प्लेस में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी वो सब्स्टिट्यूट थी जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड चैनल बन गया था गुड्स एंड ट्रेजर्स की एक्सचेंज का। अब ये फ्री ट्रेड नहीं होता था, अब कंपनी के थ्रू ट्रेड होता था। तो एक इफ़ेक्ट इस तरीके का पड़ा कि ज़्यादातर जो प्रॉफिटेबल पोर्शंस थे इंडिया के एक्सपोर्ट ट्रेड के, वो अब ब्लॉक हो गए थे। इंडियन मर्चेंट जो था वो इंडिपेंडेंटली ट्रेड नहीं कर रहा था। अंग्रेज़ों के आने के बाद इंडियन ट्रेडर जो था, इंडियन मर्चेंट जो था, इंडिपेंडेंट तौर पे काम नहीं कर सकता था। अब वो सबऑर्डिनेट पोजीशन पे हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ऐसा बैरियर बन गई थी वर्ल्ड के और इंडिया के बीच में कि इंडियन मर्चेंट गरीब होता ही गया। इन इफ़ेक्ट जो कमर्शियल स्ट्रेंथ थी मिडीवल इंडियन इकोनॉमी की, वो ही इंडिया की एक बहुत बड़ी वीकनेस का सोर्स बन गई। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है न्यू सोर्सेज या फिर न्यू ट्रेंड्स, जिसने हमारे कंट्री की इकोनॉमिक हिस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दे दी थी। इसके अंदर हमने एथनो हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इसके अंदर हमने कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा, मार्केट के बारे में पढ़ा, मोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ा। एंड में ये भी पढ़ा कि मिडीवल इंडिया की जो ट्रेड की स्ट्रेंथ थी, लॉन्ग टर्म मैरीटाइम ट्रेड जो वो करती थी, वो किस तरीके से इसकी वीकनेस बन गई यूरोपियंस के आने पे। इसके ऊपर हमने मार्क्सिस्ट ट्रेंड और उनके क्रिटिक भी पढ़े, नेशनलिस्ट भी पढ़े, रिविजनिस्ट भी पढ़े। जो मार्क्सिस्ट के क्रिटिक थे वही रिविजनिस्ट थे। देन हमने कॉलोनियल ट्रेंड्स भी पढ़े थे। एंड विद दिस हमारा मिडीवल इंडिया की जो हिस्टोरियोग्राफी का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।